ज्योग्राफी में हम एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट प्रोसीजर्स को अंडरस्टैंड करते हुए हमने बायो माइनिंग, बायो मेथेनेशन, बायो रिमेडिएशन पढ़ा है। आज हम एक और प्रोसेस चलते हैं पढ़ने के लिए जिसमें पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन और प्लाज्मा हीटिंग यानी कि प्लाज्मा गैसिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। बिगनिंग करते हैं और प्रोसेस को समझाते हैं। तो प्रोसेस क्या है? सपोज़ कीजिए आपके पास वेस्ट अवेलेबल है जिसे आप म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहते हैं और इस वेस्ट में आपके पास डिफरेंट आस्पेक्ट अवेलेबल होंगे। सबसे पहले आपके पास ट्रैश है यानी कि ड्राई वेस्ट है और वेट है यानी कि गार्बेज है। ठीक है, ये दो वेस्ट आपके पास अवेलेबल है। हम इन दोनों की कैटेगरी लेकर के चलते हैं। तो आपके पास जितना भी वेस्ट अवेलेबल है इसमें से आपको ऑर्गेनिक वेस्ट कलेक्ट करना है। ध्यान रखें, ये ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात नहीं हो रही। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये पढ़ाया था कि हमारे वेस्ट का टोटल वेस्ट में से 73% ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसमें से 54% बायोडिग्रेडेबल है। ऑर्गेनिक वेस्ट हर वो वेस्ट है जिसमें कार्बन का कंटेंट अवेलेबल है। ये प्लास्टिक भी हो सकता है, पेपर्स भी हो सकते हैं, बॉटल्स भी हो सकते हैं जिनमें कार्बन अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के आपको कार्बन बेस्ड वेस्ट लेना है यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट लेना है। तो उसको अगर हम एज अ फीड स्टॉक भेज रहे हैं तो हम जिन प्रोसेस के तहत आगे बढ़ते हैं उसे हम पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन और प्लाज्मा गैसिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से अब ऐसे चलें कि इस फीड स्टॉक को पर्टिकुलरली रोक के हम सिंपली ये लेकर के चलें कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ट्रैश एंड वेट यानी कि गार्बेज दोनों ही तरह के वेस्ट हैं और इन वेस्ट से हम एनर्जी बनाना चाहते हैं, तो हमने अब तक कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए हैं वो ये हैं। सबसे पहले म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, देन आवर प्रोसेस इज कलेक्शन और उस कलेक्शन के पास हमारा प्रोसेस है प्रोसेसिंग। जब हम प्रोसेसिंग करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे कौन कौन से प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मैंने आपको डे 1 ही पढ़ा दिया था, जिसे हम कंबशन भी कहते हैं। आपने नोटिस किया था इंसिनरेशन में क्या क्या मिला था आपको। सबसे पहले आपको वेस्ट टू एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस की थी। इलेक्ट्रिसिटी आपने कैसे प्रोड्यूस कर ली थी? आपके पास जितना भी वेस्ट आया था उसमें से आपने ट्रैश वेस्ट सेपरेट किया, पेपर, प्लास्टिक और अदर मटेरियल, और फिर उन सभी मटेरियल्स को आपने ऑर्गेनाइज करके पहले इनिशियली बर्न कराया, कंबस्ट कराया, क्योंकि इन सभी मटेरियल में कंबस्टिबल कैपेसिटी थी, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई थी। जब आपने इन्हें इनिशियली कंबस्ट किया तो उस इनिशियल कंबशन के बाद इनका सेल्फ कंबशन मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो गया और ये सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के प्रोसेस के माध्यम से जलते रहे। और इस जलने के साथ ही आपने बॉयलर्स के माध्यम से पानी को गर्म करके स्टीम बना ली और उसी स्टीम के माध्यम से आपने टरबाइन घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली। तो आपने इस वेस्ट यानी कि ट्रैश वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम किया। कौन से प्रोसेस के माध्यम से? जब आपने आपके पास आए हुए वेस्ट को जलाया, इंसिनरेट किया, कंबस्ट किया। तो ये कंबशन की प्रक्रिया कहलाई। ये प्रक्रिया एक्सोथर्मिक प्रक्रिया कहलाती है। एक्सोथर्मिक प्रक्रिया वो हर प्रक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और यहाँ पर भी आप एनर्जी रिलीज़ करके काम करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस माध्यम से आपने एक तो इलेक्ट्रिसिटी बनाई। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये था कि आपके पास ये सारा ट्रैश वेस्ट आया, आप उसे सेग्रीगेट करके, स्क्रीन आउट करके चॉप करेंगे। जब आप उसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर देंगे फिर आप उन्हें कंप्रेस करके पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करके क्यूबिकल ब्लॉक्स बना देंगे और उन ब्लॉक्स को आप बेचेंगे सीमेंट इंडस्ट्री को या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री को जिनको ब्लास्ट फर्नेस या फिर फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल करना होता है या कोई किल्न या भट्टियाँ लगानी होती हैं। तो उनको आप ये बेच रहे हैं कि भाई आप कोयले की जगह, लकड़ी की जगह इन ब्लॉक्स को यूज़ करिए, ये ब्लॉक्स भी जल सकते हैं, इनमें भी ताकत है। उसे हमने ये कहा कि ये रिफ्यूज डिराइव फ्यूल हैं, RDF। तो दो चीज़ें हमने इंसिनरेशन और कंबशन के माध्यम से ले ली, एक इलेक्ट्रिसिटी और एक RDF। हम अगले प्रोसेस की तरफ आते हैं। इसी प्रोसेसिंग में एक प्रोसेस फिर ये भी है जिसे हम पायरोलाइसिस कहते हैं। जब हम पायरोलाइसिस के प्रोसेस को समझेंगे तो मैं अब आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से हम 3 चीज़ें उत्पन्न कर सकते हैं। आपको अभी समझ आ जाएगा। आप सॉलिड फ्यूल यहाँ से डिराइव कर सकते हो, आप गैशियस फ्यूल डिराइव कर सकते हो और आप लिक्विड फ्यूल डिराइव कर सकते हो। तो पायरोलाइसिस के माध्यम से आपको तीनों तरह के फ्यूल मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसके बाद आप आते हैं तो गैसिफिकेशन का प्रोसेस है। गैसिफिकेशन के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ से आपको गैशियस फ्यूल ही मिलता है। जब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो मैं सिन गैस और बाकी चीज़ों के बारे में समझा दूँगा। अगला प्रोसेस है आपके पास प्लाज्मा गैसिफिकेशन।
प्लाज्मा गैसिफिकेशन के प्रोसेस में भी आपके पास गैस अवेलेबल होती है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत डिफरेंट रहता है, वो हम समझ लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। हमारे पास था बायो रिमेडिएशन। हम रिसोर्सेज रिकवर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा वेस्ट को ट्रीट करने का प्रोसेस है रिसोर्स रिकवरी करना, और इसलिए इसे हम रिसोर्स रिकवरी प्रोसेस भी कहते थे। मैंने आपको ये कराया था जब हमने इंसिनरेशन की बात की, कंबशन की बात, तो मैंने जब ये कहा कि ये रिफ्यूज डिराइव फ्यूल है, तो मैंने ये भी कहा था कि ये वेस्ट टू एनर्जी के साथ साथ ट्रैश टू एनर्जी और रिसोर्स रिकवरी प्रोसेस भी कहलाता है। आपने रिसोर्सेज रिकवर किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी, आपने आरडीएफ, आपने सॉलिड गैस और लिक्विड फ्यूल, ये सब रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से आपके लिए सॉइल भी एक तरह का रिसोर्स है, आपका ब्लॉक्ड लैंड भी एक तरह का रिसोर्स है। जब आपने बायो रिमेडिएशन का प्रोसेस किया तो आपने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हमारे पास जितने भी अब तक डंप साइट्स या जितने भी लैंडफिल्स अवेलेबल हैं, उनके ऊपर हमने ये बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी फॉलो करके अलग अलग तरीके से वहाँ पर जो सॉइल है, जो सॉइल बर्बाद हो चुकी है कई तरह के हैवी मेटल्स के साथ, परसिस्टेंट केमिकल्स के साथ और कई तरह के पीसीबीज और अदर मटेरियल्स के साथ, उन सबको हम वापस से बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन सभी मेथड फॉलो करके हम उस लैंड को, उस सॉइल को रिक्लेम कर लेंगे। यहाँ पर एज ए रिसोर्स रिकवरी आपने सॉइल की रिकवरी कर ली। हमने सारे मेथड पढ़े थे, चाहे वो लैंड फार्मिंग का मेथड हो, चाहे कंपोस्टिंग का मेथड हो, चाहे आपको बायो रिएक्टर का मेथड मैंने पढ़ाया हो, चाहे बायो स्पार्जिंग का मेथड हो, वो सारे मेथड से हमने सॉइल को पुनः प्राप्त कर लिया था, तो सॉइल रिकवरी हुई थी। आपके पास बायो माइनिंग का प्रोसेस आया, और बायो माइनिंग के माध्यम से सबसे इम्पॉर्टेंट था मेटल्स की रिकवरी करना, तो आपने मेटल की रिकवरी की। आपके पास बायो मिथेनेशन का प्रोसेस आया। बायो मिथेनेशन के प्रोसेस से भी आपने दो चीज़ों को अचीव किया। सबसे पहले सॉलिड मटेरियल के तौर पर सॉलिड रिसोर्स आपने कंपोस्ट रिकवर किया, और दूसरा आपके पास दो प्रोसेस बन सकते हैं। आपने बायो यानी कि मीथेन की फॉर्म में गैस रिकवर की, आप इसका लिक्विफेक्शन भी कर सकते हैं, तो आपको ऑयल भी रिकवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस तरह के प्रोसीजर हमने देखे। अब इसमें से बायो मिथेनेशन, बायो माइनिंग, बायो रिमेडिएशन और कंबशन हम कर चुके हैं। अब हमें परफॉर्म पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन करना है। बाकी सारे प्रोसीजर को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और ये सारी चीज़ें अब तक हमने वेस्ट से रिकवर की है। वेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है जनरेटर्स, जो वेस्ट को जनरेट करते हैं। उसके बाद होता है सेपरेशन और सेग्रीगेशन, जहाँ पर वेस्ट सेग्रेगेट होता है, ड्राई वेस्ट बनाया जाता है, प्लास्टिक, पेपर, वुड ब्लॉक्स और अदर मटेरियल के साथ, ग्लास भी होता है उसमें। सेम इसी तरह से वेट वेस्ट यानी कि गार्बेज, जिसमें सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, घर में सब्जियां, कोई भी फल वगैरह उनके इत्यादि बचे होते हैं। एंड केमिकल हजार्डस वेस्ट, जिसमें फिनाइल होते हैं, जिसमें बैटरी है, लेड है, अदर एस्पेक्ट जो खाली निकले, मोबाइल है, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सब कुछ, वो सारे सेपरेशन और सेग्रीगेशन होने के बाद कलेक्शन के बाद प्रोसेसिंग यूनिट में, और प्रोसेसिंग यूनिट में ये सारे प्रोसेस एक्टिवेट हो करके हम इस सारे वेस्ट को अब तक ट्रीट करते हैं। ये फेनोमेना हमने फॉलो किया। चलिए मैं अब आपको पायरोलाइसिस के बारे में बताता हूँ। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त प्रोसेस है, मैं इसे लिखे रहने देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। पायरोलाइसिस का सबसे पहला मीनिंग ये है कि पायरो वर्ड का मीनिंग होता है, इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब क्या है, फायर। पायरो मतलब आग ही होता है, पायराइट्स भी होता है ना कई तरह के मिनरल ग्रुप्स, तो फायर। लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, डिसइंटीग्रेट करना, डिसइंटीग्रेट करना। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एनालिसिस वर्ड है, एनालिसिस, एनल्स क्या होते हैं, एनल्स होते हैं लिटरेचर्स, बुक्स, उनका लाइसिस करना, उन्हें खोलना, उन्हें सॉर्टिंग करना, उन्हें पढ़ना, अध्ययन करना, तो वहीं से फिर ये वर्ड एनालिसिस फेमस हो गया। हर चीज़ में हम एनालिसिस करते हैं, जिसे हम एनालिसिस भी कह देते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये है पायरोलाइसिस। इसमें आप फायर के माध्यम से डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं चीज़ों का, लेकिन डिसइंटीग्रेट होकर के आप क्या कह रहे हैं, डिसइंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मटेरियल मिलेंगे हमें, यानी कि जो चीज़ डिसइंटीग्रेट होगी वो अलग अलग खंडों में बटेगी, पर वो खंड अपने आप में भी इंटीग्रेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खिंड खिंड हो जाएंगी, ओके, क्योंकि आपको प्रोडक्टिव चीज़ अचीव करनी है। तो डिसइंटीग्रेशन होगा इन द इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स, डिसइंटीग्रेशन इनटू द इंटीग्रेटेड ब्लॉक्स, ओके। पायरोलाइसिस का मैकेनिज्म क्या कोई नया मैकेनिज्म है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। कुछ कंडीशंस को अगर इग्नोर करें तो रोज़ आपके घर में होता है। आपके घरों में जब सब्जियां बनती हैं, जब उन्हें पानी में डाला जाता है, तो सब सिंपली आप थर्मल ट्रीटमेंट यानी कि हीट प्रोवाइड करके जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं
जो बिग सेलुलोज हैं उन्हें स्मॉल सेलुलोज में या स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में कन्वर्ट करते हैं तोड़ करके। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करके आप उनमें वाइब्रेशन इंड्यूस करते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स में जब वाइब्रेशन इंड्यूस होती हैं तो वो बाइफर टूटते हैं, उनमें ब्रेकेज आती है, और इसी के माध्यम से आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। जैसे आप एक सॉलिड मटेरियल डालते हैं, जैसे कि पूरी तरह से पूरी सख्त चने का दाना, और अंततः वो चने का दाना आपको किस फॉर्म में मिल जाता है, एक तरह के लिक्विड मटेरियल के फॉर्म में। आप उसे उंगली लगाते हैं वो पिघल जाता है। तो ये सब तो हो ही रहा है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ना। लेकिन अगर अब हम पायरोलाइसिस के कंसेप्ट को समझे तो इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं, उनको समझने के लिए कुछ चीज़ें समझाते हैं। पायरोलाइसिस बहुत लंबे समय से हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, आज से लगभग 5500 ईयर्स बिफोर मिडल ईस्ट के लोग, वहाँ पर चिनार के पेड़ बहुत हुआ करते थे, और वो बड़े लेवल पर यूज़ होते थे शिप बनाने के लिए, पानी वाले जहाज बनाने के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उन्हीं पेड़ों में ऑयल का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, और उनमें कार्बन कंटेंट अच्छा रहता है अगर आप उन्हें जलाने के लिए यूज़ करें एक फ्यूल के तौर पर। ऐसे में इन पेड़ों से कटी हुई लकड़ियों को आप खास तौर पर ट्रीट कर देते थे, जिनसे वो चारकोल बन जाया करती थी। तो कुल मिलाकर के आपके पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से आपने टिम्बर यानी कि लकड़ी को, पेड़ को काटा, लकड़ी रिसीव की, यानी कि वुड ब्लॉक आपके पास आए, उन्हें आपने एक पिट खोदा, और उस पिट में आपने ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की, यानी कि एनारोबिक कंडीशन, और उसमें वो वुड ब्लॉक्स डाल करके उन्हें धीरे 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 जलाना शुरू किया। जलाने का पर्पज़ ये था कि वुड में मॉइस्चर होता है तो वो मॉइस्चर निकल जाए। वुड में कार्बन के साथ कई तरह की और गैसेज और इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो इम्प्योरिटीज़ भी निकल जाए। वुड का वॉल्यूम बहुत इंक्रीज़ होता है क्योंकि उसमें एयर, वाइड स्पेसेस और मॉइस्चर होता है, तो वुड का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। तो ये सारे पर्पस करने के लिए आपने वुड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाना शुरू किया, और धीरे धीरे ये गैसिफिकेशन के प्रोसेस के माध्यम से आपको चारकोल रिसीव हुआ। कहने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर ज्वलन पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना चाहते थे, यानी कि कोल। आपको उसके अंदर से वही एलिमेंट चाहिए था जो आपको हीटिंग इफेक्ट देता है, जो टेम्परेचर देता है, वो कोल है। तो आप कार्बन के कंटेंट को बढ़ाना चाहते हो, बाकी सारी गैसेज, बाकी सारा मॉइस्चर और बाकी सारा वॉल्यूम आप क्यों ट्रांसपोर्ट करें, उसका तो अलग से फालतू पैसा भरना पड़ेगा। इसके लिए आप लकड़ी को बिना ऑक्सीजन की कंडीशन में धीरे धीरे जला करके चारकोल में बदल लेते थे। और आज भी आप जब कोई शादी विवाह समारोह करते हैं तो हलवाई जब लगा होता है, वो बड़ी बड़ी पट्टियाँ लगा करके उसमें लकड़ी का कोयला ही बोरे से निकाल के इस्तेमाल करता है, वो चारकोल ही होता है। आज भी आप लोहड़ी के दिनों में या होलिका दहन के समय में जो लकड़ियाँ जलाते हैं, सुबह कुछ लकड़ियाँ अध जली बची होती हैं, तो जिनका अध जला हिस्सा होता है वो एक तरह से चारकोल ही होता है। उसे आप अंगीठी या कोयले की तरह जला सकते हो, वो धीरे धीरे जलेंगे और हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा उनका। अब अगर चूल्हे पर बैठे हुए हैं तो आप देख लेना, जो लकड़ी है उस लकड़ी के जलने की आंच कम होगी, लेकिन जो कोयला बच रहा है बाद में उसकी आंच बहुत अधिक होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चारकोल बनाने की प्रक्रिया तो बहुत पुरानी है, क्योंकि उन लोगों को ओर को मेल्ट करके उस ओर में से मेटल निकाला करना ज़रूरी होता था, और वो मेटल निकालने के लिए उनको बहुत हाई टेम्परेचर बनाना पड़ता था। उसके लिए कोई उनको ऐसा ही फ्यूल चाहिए था जिसका हीटिंग इफेक्ट एफिशिएंसी बहुत स्ट्रांग हो, और वो यही है कि कार्बन को रेक्टिफाई करो और चारकोल बनाओ, तभी जा करके आप उसे कोकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की डेट में वही काम हम कोकिंग कोल से ले रहे हैं। कोल एक एस्पेक्ट अलग है और कोकिंग कोल एक एस्पेक्ट अलग है। कोकिंग कोल आप इसी प्रक्रिया के तहत बनाते हैं, जिस कोकिंग कोल में कोक यानी कि कार्बन का कंटेंट बहुत स्ट्रांग है, और वो आयरन स्मेल्टिंग और अदर मेटल के स्मेल्टिंग में यूज़ होता है। दैट्स इट, पट्टियों में आप उसका इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पर कहानी ये आ जाती है कि अगर हम बात करें मिडल ईस्ट के लोगों की, तो वो इजराइल है, लेबनान है, ये सारे मुल्क इनका बड़े लेवल पर यूज़ कर रहे हैं इस पायरोलाइसिस प्रोसेस का। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आप इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के लोग इसी पायरोलाइसिस प्रोसेस के तहत जब वो लकड़ी को आप जला रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें से फिर एक मटेरियल निकलना शुरू हुआ, एक लिक्विड मटेरियल जिसे टार कहते हैं। और वो टार मटेरियल को यूज़ किया करते थे शिप को सील करने के लिए, क्योंकि शिप को सील करना बहुत ज़रूरी है, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस देना ज़रूरी है, और टार इस मामले में बहुत बेस्ट मटेरियल माना जाता था। इससे शिप को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती थी, क्योंकि आप कीलें ठोक करके शिप की दो शतीरियों को, दो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ नहीं सकते, उसमें से पानी रिस जाएगा। उसे वाटर टाइट करने के लिए उसमें टार का ट्रीटमेंट दिया जाता था, और 5500 सालों से इजिप्शियंस ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पायरोलाइसिस की नॉलेज तो पहले दिन से ही है। आज की डेट में पायरोलाइसिस कहाँ यूज़ हो रहा है और कैसे यूज़ हो रहा है, हम इसे वेस्ट के सेंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन पायरोलाइसिस के और भी बहुत से प्रोडक्टिव तरीके हैं, वो और भी एरियाज़ में यूज़ हो रहा है। कैसे काम करता है ये समझते हैं। पायरोलाइसिस प्रोसेस की जब भी मैं बात करूँगा, इसमें एक बात ये फेमस होगी कि आप थर्मोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस के माध्यम से कन्वर्ट कर रहे हैं सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को मोर एफिशिएंट कार्बन बेस्ड सॉलिड, लिक्विड
एंड गैशियस फॉर्म में क्या बना रहे हैं, फॉर्म किसकी, फ्यूल की। थर्मोकेमिकल प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को मोर एफिशिएंट सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फॉर्म में, यानी कि फॉर्म ऑफ द फ्यूल में। और ये सारा कुछ इस प्रोसेस के तहत घटित हो रहा है। इसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है जिसके बिना ये हो ही नहीं सकता, एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, इसकी ऑलवेज आपको नीड है। अब मैं एक एक करके सारी प्रक्रिया को समझाऊंगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भैया मैं एनारोबिक कंडीशन में क्यों करना चाहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अब तक जब हमने कंबशन और इंसिनरेशन का प्रोसेस देखा उसमें हम कंबशन कर रहे हैं, और आप सब जानते हैं कि कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और जब हम कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए कि प्रोडक्ट कंबस्ट होना तब शुरू होता है जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मिलन होता है। जब कार्बन ऑक्सीजन से मिलती है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कार्बन खत्म होकर के ही, अपने आप को समाप्त करके ही तो आपको ऊर्जा दे रही है, आपको हीट दे रही है। कार्बन का ही तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर ये मैं थर्मोकेमिकल प्रोसेस कार्बन की एब्सेंस में कर दूंगा तो इसके अंदर मैं रिएक्टर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल या जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल डालूंगा, तो अगर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहा तो यहाँ पर मुझे टेम्परेचर कितना देना है, कम से कम 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। तो 700-800 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रहा हूँ, ऊपर से ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो इस ऑर्गेनिक मटेरियल में जितना कार्बन है वो तो विद इन अ सेकंड रिएक्ट करके उस ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली मुझे बनाना है फ्यूल, और फ्यूल में वो कौन सा तत्व होगा जो फ्यूल की परिभाषा बनेगा, फ्यूल में वो कौन सा तत्व होगा जो जलेगा, वो तो कार्बन ही होगा। तो मैं तो कार्बन को उसके रॉ वर्जन से मोर रेक्टिफाइड वर्जन की तरफ लाना चाहता हूँ। ऐसे में बिना कार्बन को ब्रेक किए मुझे सारे वेस्ट को प्रोसेस करना है। इसके लिए मुझे ऑक्सीजन खींचनी होगी। समझ आई बात? बिना कार्बन को ब्रेक किए मुझे सारे वेस्ट को मोर एफिशिएंट फ्यूल में कन्वर्ट करना। और फ्यूल क्या है? कार्बन का प्रेजेंस होना। इसलिए कार्बन लूज नहीं कर सकता मैं रास्ते में, इसलिए मैंने ऑक्सीजन छीन लिया। ऐसे में इसे दो नामों से और जाना जा सकता है। ये नॉन रिएक्टिव प्रोसेस भी है, मतलब जब ऑक्सीजन ही नहीं है तो फिर कार्बन रिएक्ट किससे करेगा? दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन रिएक्टिव प्रोसेस। ऐसे में इसका तीसरा नाम भी ये है कि पायरोलाइसिस इज़ अ काइंड ऑफ इनर्ट प्रोसेस। इनर्ट ही हुआ, जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो इनर्ट ही हो गया। इसको इनर्ट रखने के लिए इसमें दो गैसेज इंड्यूस करनी पड़ती हैं, आर्गन और नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78% है, बट इनर्ट है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट कर रही है। आपकी बॉडी में एयर पैकेट जब आप लेते हो, नाइट्रोजन जाता है, एक्सेल करते हो तो वापस आ जाता है, कोई इशू नहीं। क्योंकि नाइट्रोजन को यूज़ करने के लिए कुछ खास तरह के एल्गे, बैक्टीरिया और पौधे रखे हैं भगवान ने, जो नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिक्स कर देते हैं सॉइल में। और उन पौधों के द्वारा उत्पन्न फलों से, फूलों से, जड़ों से, ट्यूबर से आप इस नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में ले जाते हैं, और आपके हर सेल में नाइट्रोजन है, आपके DNA RNA में नाइट्रोजन है। कुल मिलाकर के जब सर्दियों के महीनों में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में वो यूरोप से आई हुई बरसातें बिजली कड़कड़ाती हैं, उसी समय में एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलता है उस थर्मल प्रेजेंस की वजह से। तो इसी वजह से फिर गेहूं को दाने पड़ते हैं, क्योंकि सॉइल को नाइट्रेट और नाइट्राइट मिलते हैं, क्योंकि पौधे इसी फॉर्म में ले सकते हैं नाइट्रोजन को। इसी वजह से फिर आप लोगों को फूड मिलता है। तो कुल मिलाकर के वो प्रकृति के द्वारा किया गया पायरोलाइसिस है। थर्मल प्रेजेंस में आपने वो सारा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इंड्यूस कर दिया, ये आप कर रहे हो इस तरह से। तो आपने थर्मोकेमिकली एनारोबिक कंडीशन के तहत कन्वर्ट कर दिया है उस वेस्ट मटेरियल, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को मोर कार्बन एफिशिएंट सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में, जिसके लिए ऑक्सीजन को खींचना बहुत ज़रूरी था। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थर्मो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है वाइब्रेशन। देखिए, आप एक चीज़ बताइए कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज़ है, उस मॉलिक्यूल को बिना ब्रेक किए आप उसकी फॉर्म कैसे चेंज करेंगे? और इसमें दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों चेंज हो रही हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि पहला जो चने का दाना था, आप उस चने के दाने को जब पकाते हैं तो उसकी फिजिकल फॉर्म भी तो बदल जाती है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी तो बदली हुई है। पहले वो सख्त था, वो नरम है। पहले वो डाइजेस्टेबल नहीं था, वो डाइजेस्टेबल है। तो कुल मिलाकर के हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों बदलनी है। इसके लिए हमें मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, और जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतना ज़्यादा ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल होगा, उतना ज़्यादा ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड होगा, और जितना ज़्यादा ब्रेकेज होगा उतना ज़्यादा ही फॉर्म केमिकल चेंज हो जाएगी और फिजिकल चेंज हो जाएगी। ये सारी प्रोसेस करने के लिए सिंपल पानी उबालने की प्रक्रिया
अब जितना ज़्यादा पानी को टेम्परेचर दे दे हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग्स टूटती हैं, और जब वो टूटती हैं तभी तो फिर भाप बन करके पानी उड़ता है। स्टीम बनाने की प्रक्रिया क्या है? यही प्रक्रिया है, अदरवाइज स्टीम कभी बन ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो कोवलेंट बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, इसी की प्रक्रिया के माध्यम से फिर वो भाप बनने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के अब अगर हम देखें तो टेम्परेचर देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी तरह के बैक्टीरिया यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर पहले के प्रोसेस देखें, बायो रिमीडिएशन, बायो माइनिंग, तो वहाँ पर हमने बैक्टीरिया का यूज़ किया था इस प्रक्रिया को करने के लिए। यहाँ पर जब कोई बैक्टीरिया है ही नहीं है तो फिर हमें टेम्परेचर के माध्यम से ही प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टेम्परेचर देना बहुत ज़रूरी है। तो हम थर्मो इसे इसलिए पुकार रहे हैं क्योंकि हाई टेम्परेचर के अंडर ये बिहेव होता है, परफॉर्म होता है, और टेम्परेचर का रेंज इसमें 400 साढ़े 400 डिग्री से 800 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वो मैं अभी समझा दूंगा। केमिकल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि केमिकल चेंजेस ही तो हो रहे हैं। आप धीरे धीरे फॉर्म्स चेंज कर रहे हैं, अपनी मैटर जो है अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस तक जा रहा है। ये सारा कुछ केमिकल प्रोसेसेस में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है, इसी वजह से ये सारा कुछ हो पा रहा है, इस वजह से ही आपकी फॉर्म्स बदल रही हैं उस लेवल पर। तो कुल मिलाकर के इट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मोकेमिकल प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हमें इस तरह से देखना होता है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सपोज कीजिए मैं बात करता हूँ टेम्परेचर की। मैंने आपके सामने एक कॉन्सेप्ट रखा कि मैं हूँ और ये प्रवनूर है, हम दोनों एक बाइक 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, और हमारे साथ सिमरन भी हैं, ये भी 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं। ये हम दोनों की वो स्पीड है जो आपको दिख रही है, ये हम दोनों की फाइनल स्पीड है, और इस समय आपके सामने हमारी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि मैं इस स्पीड तक बहुत ही ग्रेजुअली पहुँचा हूँ, धीरे धीरे 1 by 1, तो मेरा रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीड दैट वाज वेरी ग्रेजुअल एंड स्लो, मैंने बहुत स्लोली उसको अचीव किया। लेकिन अगर आप बात प्रवनूर की करें तो इसने इमीडिएट थ्रस्ट दिया, और अगर आप बात सिमरन की करें तो इसने उससे भी फास्ट थ्रस्ट दिया। कुल मिलाकर के आप किस रेट पे उस स्पीड को अचीव कर रहे हो, दैट रेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड वो स्पीड जो अचीव कर ली है वो भी इम्पॉर्टेंट। इसी तरह से टेम्परेचर की बात होती है। सपोज़ कीजिए 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आपने किस रेट पे वो टेम्परेचर अचीव किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जिस भी रेट पे हमने वो टेम्परेचर अचीव किया होता है उसे हम कहते हैं रेट ऑफ द हीट। फास्ट रेट ऑफ द हीट, लो रेट ऑफ द हीट, एट द एंड अचीव 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही होगा। आई बात समझ में? तो ये रेट ऑफ द हीट कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अब इस कंसेप्ट को हम प्रॉपरली समझने का प्रयास करते हैं। जब आप पायरोलाइसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रोसेस आता है वो है स्लो पायरोलाइसिस। स्लो पायरोलाइसिस, स्लो पायरोलाइसिस प्रोसेस में क्या होगा, मैं आपको एक फिगर बना करके बताता हूँ नॉर्मल सी, जिसमें स्लो पायरोलाइसिस, फास्ट पायरोलाइसिस एंड इंटरमीडिएट पायरोलाइसिस तीनों एक्सप्लेन हो जाएंगे। आइए सिंपलेस्ट फिगर है समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, हमने ऑर्गेनिक वेस्ट कंट्रीब्यूट किया, ये हमारे सामने पायरोलाइसिस रिएक्टर है। ये जो पायरोलाइसिस रिएक्टर है ये इस वेस्ट को पायरोलाइज करेगा, इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा, और यहाँ पर वो थर्मल एक्ट परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। तो जब ये थर्मल एक्ट परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, सबसे पहले तो यहाँ से एक चीज़ निकल जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड मटेरियल, और उसे हम यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, चार और टार, चारकोल, टार मटेरियल, कार्बन ओरिएंटेड मटेरियल। दूसरा एस्पेक्ट, गैस निकलेगी, गैस को हमने डाल दिया गैस चैम्बर में। अब जब वो गैस चैम्बर में गई तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमने उस गैस को एज इट इज़ अचीव कर लिया आउटलेट प्रोवाइड करके, या फिर हमने इस गैस चैम्बर में, इस कंडेंसर चैम्बर से कंडेंसेशन का प्रोसेस एक्टिवेट कराया, तो ये गैस कंडेंस होकर के हमें अचीव होगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यहाँ से हमने लिक्विड फ्यूल ले लिया, यहाँ से हमने गैसियस फ्यूल ले लिया, और ये जो गैस फ्यूल हमने लिया इसको हमने फर्दर गैस जनरेटर में डाल दिया, और गैस जनरेटर में डालने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फ्यूल लिक्विड हमारे पास आया है इसे हम बायोफ्यूल कहते हैं। इसे इम्प्रोवाइज करके बायोडीजल में भी बदला जा सकता है, ये सारा प्रोसेस। तो हमारे पास तीन चीज़ें आई, सॉलिड, गैसियस एंड लिक्विड। ये सारी चीज़ें हमने अचीव की हैं, और ये सारा अब मैं 1 by 1 आपको समझाऊंगा। ओके।
ये दिखा आपको? सपोज कीजिए पायरोलाइसिस के प्रोसेस में आपके पास स्लो पायरोलाइसिस का प्रोसेस है। स्लो पायरोलाइसिस प्रोसेस के क्या मापदंड होंगे? पहला मापदंड ये है कि रेट ऑफ हीट क्या होगा? स्लो। तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से फास्ट नहीं बढ़ेगा। अल्टीमेट एस्पेक्ट टेम्परेचर रेंज क्या होगी? लो टेम्परेचर रेंज क्या होगी? लो टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? 450 डिग्री सेल्सियस, ओके, 450 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मॉइस्चर स्टे टाइम लार्ज होगा, ज़्यादा देर तक होगा। मैं समझाता हूँ इस प्रक्रिया को। देखिए, हमें इस प्रोसेस के स्लो प्रोसेस के माध्यम से क्या मिलेगा? इस प्रोसेस के माध्यम से हमारा फोकस किस फ्यूल को अचीव करने में रहेगा? सॉलिड फ्यूल्स। हम अचीव करना चाहते हैं 4, हमारा फोकस 4 अचीव करने पे है। हम 3 तरह के पायरोलाइसिस प्रोसेस अपनाते हैं: स्लो पायरोलाइसिस, फास्ट पायरोलाइसिस एंड इंटरमीडिएट पायरोलाइसिस। इन तीनों पायरोलाइसिस के प्रोसेस के माध्यम से हमें 3 तरह के प्रोसेसेस जो हैं, स्लो, इंटरमीडिएट और फास्ट, इन तीनों का कारण ही ये है कि हम डिफरेंट तरह का फ्यूल इनसे अचीव करते हैं। हर प्रोसेस में आपको मिलेंगी लगभग तीनों ही चीज़ें, लेकिन डोमिनेंट फ्यूल कोई एक ही होगा। हम उसी फ्यूल के नाम से ही फिर इसे जानते हैं। मेरी बात ध्यान रखिए, मिल जाएंगी आपको तीनों चीज़ें, लेकिन डोमिनेंट फ्यूल कोई एक ही होगा, ओके। अब उसी प्रोसेस के तहत पायरोलाइसिस का पहला प्रोसेस। अब आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज़ कीजिए ये वेस्ट था, वेस्ट का इनपुट मैंने दिया, यहाँ से थर्मल प्रोसेस मैंने एक्टिवेट किया, टेम्परेचर रेज होना शुरू हुआ। सबसे पहले जब आप कोई भी प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, इसके बीच में से इसका कन्वर्जन होना जब शुरू होगा, तो ये सॉलिड मटेरियल है, जब कन्वर्जन होना शुरू होगा तो लिक्विड फॉर्मेशन होगा। एक प्रोसेस ये है कि इसका लिक्विड फॉर्मेशन होना शुरू होगा। सेकंड प्रोसेस ये है कि जब ये हीटअप होगा, इसका मॉइस्चर भी तो निकलेगा। अब अल्टीमेटली जब ये मॉइस्चर बना है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो मैं हीटिंग रेट बहुत फास्ट करके इस मॉइस्चर को सीधे कन्वर्ट कर दूं गैस में। दूसरा प्रोसेस ये है कि जब ये मॉइस्चर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे कंडेंस करके मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर लूँ। लेकिन अगर मैं इस मॉइस्चर को ज़्यादा स्टे टाइम प्रोवाइड कर दूँ, तो ये मॉइस्चर यहीं पर कंडेंस होगा किसी न किसी वर्जन में, और जब ये कंडेंसेशन यहीं पर होगी इसकी लो टेम्परेचर कंडेंसेशन प्रोसेस में, तो ऐसे में ये फाइन ग्रेन्ड 4 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि मॉइस्चर स्टे टाइम बढ़ जाता है, ये फर्दर शूट नहीं होता है गैस बनने के लिए। टेम्परेचर हमने 450 डिग्री सेल्सियस ही रखा है, और उसमें भी रेट ऑफ हीट हमने स्लो रखा है, ताकि मॉइस्चर ही अबंडेंटली एक्युमुलेट होते रहें। जब वो मॉइस्चर एक्युमुलेट होते रहेंगे, उनके बीच में आपस में कोलासेंस बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे वो हो जाने की वजह से वो किस में बन जाएंगे? कन्वर्ट हो वो अपने आप में कंडेंस होंगे फाइन ग्रेन्ड 4 पार्टिकल्स में। तो इसलिए हमें एज अ फ्यूल यहाँ से सॉलिड 4 मिलता है, और मॉइस्चर स्टे टाइम यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है फास्ट पायरोलाइसिस। फास्ट पायरोलाइसिस में क्या होता है? देखिए, फास्ट पायरोलाइसिस में रेट ऑफ हीट अल्टीमेट है, बहुत फास्ट। सेकेंड एस्पेक्ट, टेम्परेचर हाईएस्ट 800 डिग्री सेल्सियस, मॉइस्चर स्टेज टाइम जस्ट अ सेकेंड। और अल्टीमेटली इसमें क्या होगा? हीट मिली, मॉइस्चर था, गैस वहां से कलेक्ट, अगला पार्टिकल मॉइस्चर गैस। तो मॉइस्चर स्टे टाइम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रेट ऑफ हीट इज वेरी फास्ट। मतलब आप हीट इनिशियल दी आपने, तो इनिशियल हीट से मॉइस्चर बनेगा ना, एकदम से सर्ज होगा रेट ऑफ हीट, एकदम से कन्वर्ट होगा गैस में, एंड द फाइनल टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पर हमें जब हम फास्ट पायरोलाइसिस क्या करते हैं तो क्या मिलता है? 100% जो फ्यूल मिला, इसमें से हमें क्या मिला? 100% फ्यूल में से लगभग 75% गैस। कौन सी गैस होती है ये? सिन गैस क्या होती है अभी पढ़ाऊंगा, ओके। 20% लिक्विड, यानी कि फ्यूल ऑयल, ठीक है।
और 4 से 5%। देखो मैंने कहा था हर प्रोसेस में तीनों चीज़ें मिलेंगी। क्यों? ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है जिसमें आप 100% एनारोबिक कंडीशन अचीव कर लें। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं जिसमें 100% एनारोबिक कंडीशन अचीव कर लें। थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो देयर विल बी। अब ऐसे में थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन तो रहना ही रहना है, तो थोड़ा बहुत कंबशन तो रहेगा ही। तो ऐश फॉर्मेशन, तो ऐश इसमें होगी। ये ऐश जो इसमें से निकलती है, इसको भी कहा गया है कि एज ए एग्रीकल्चरल अमेंडमेंट यूज़ हो सकता है। इसमें भी कार्बन कंटेंट है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ मैन्योर। इसको भी यूज़ किया जा सकता है। आई बात समझ में? और थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर लेवल रहेगा, तो थोड़ा बहुत 4 यू कैन अचीव। तो थोड़ा 4 और थोड़ा वे ऐश एज अ काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट यू हैव गैस एंड लिक्विड। गैस 75%, सो डोमिनेंट प्रोसेस इज गैस 75%। अनदर एस्पेक्ट, दोनों समझ आए? स्लो पायरोलाइसिस एंड फास्ट पायरोलाइसिस। लंबे समय तक आपको ये कंसेप्ट हमेशा याद रहे, तभी इतना समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो मतलब कौन समझ रहा है। पर लंबे समय तक आपको कभी ये भूले ना, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि इसी के तहत आपके माइंड में वो सारी बातें रहेंगी जो अब सारी नट शेल में मैं बताने वाला हूँ, वरना कभी समझ नहीं आना था ये कैसे होता है। अब है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पैरालाइसिस क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो इंटरमीडिएट पैरालाइसिस के अंदर ये रहेगा, रेट ऑफ हीट क्या रहेगी, ना स्लो प्रोसेस जितनी स्लो, ना फास्ट प्रोसेस जितनी फास्ट, इंटरमीडिएट। तो रेट ऑफ हीट इंटरमीडिएट। टेम्परेचर रेंज कितना रहेगा, ना स्लो प्रोसेस जितना 450, ना फास्ट प्रोसेस जितना 800, 650 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रोसेस के तहत क्या होगा, ये वेस्ट है आपके पास, वेस्ट में से ये मॉइस्चर निकल रहा है। मॉइस्चर को ना स्लो प्रोसेस जितना ज़्यादा स्टे टाइम मिलेगा, ना गैस प्रोसेस जितना कम टाइम मिलेगा। ठीक ठाक अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जब स्टेबल होता है तब उसे थ्रस्ट लगता है, वो आगे बढ़ता है और फिर वो लिक्विड चैम्बर में कलेक्ट होता है। आई बात? मतलब गैस बनता है और गैस से लिक्विड, मतलब सिन गैस जो बन रही है उस चैम्बर में, उसका वाइब्रेशन लेवल और हीट लेवल इतना रहता है कि आप उसे ईजिली फिर कंडेंस करके लिक्विड में अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंडेंसर चैम्बर के थ्रू एक्सेस ऑफ एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि इट इज़ आर एस्पेक्ट। जब आपके पास भाप है, यू हैव स्टीम, तो स्टीम हमेशा पानी से ज़्यादा गर्म है, अगर हम ध्यान से देखें। अब आप ये देखें कि आपने स्टीम किस लेवल पे अचीव की है, आपने किस स्टीम का हीटिंग इफेक्ट किस लेवल का अचीव किया है। समझ आई बात? तो भाप में भी अंतर होता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमने बिगिन किया, मॉइस्चर बना, थोड़ा स्टेबलाइजेशन टाइम दिया, देन हमने इसे थ्रस्ट किया, क्योंकि रेट ऑफ हीट बढ़ा, थ्रस्ट होके गैस चैम्बर में गया और वहाँ पर हम कम एनर्जी ही यूज़ करके कंडेंसर चैम्बर से इसे लिक्विड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं और लिक्विड फ्यूल अचीव हो रहा है। 75% फ्यूल लिक्विड होगा, 75% फ्यूल का होगा लिक्विड, 20% के अराउंड गैस होगी और 5% फिर से वही सॉलिड अचीव होगा, चार अचीव होगा, ऐश अचीव होगी, ये टार वगैरह अचीव होगा। ये 3 प्रोसेसेस आपके सामने अचीव हो रहे हैं। इसके अलावा एक और पायरोलाइसिस रहता है जिसे हम फ्लैश पायरोलाइसिस के तौर पर जानते हैं। फ्लैश, ये फ्लैश पायरोलाइसिस में आपको 65% के अराउंड लिक्विड मिलता है, 35% के अराउंड आपको क्या मिल जाता है, गैस। ये 2 चीज़ें आपको अचीव हो जाती हैं। लिक्विड का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया पर अभी भी लिक्विड ही डोमिनेंट है। इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें टेम्परेचर हाई रहेगा, रेट ऑफ हीट जो है उसे आप मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। जैसे सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर दिया, वेपर बना, जैसे ही वेपर बना, वेपर बनने के साथ ही आप इसे एक डोज ऑफ टेम्परेचर फ्लैश देंगे। जैसे ही फ्लैश दिया ये गैस में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही फ्लैश दिया ये गैस में कन्वर्ट हुआ। अदरवाइज देयर इज़ अ कंडेंसेशन, देयर इज़ अ स्टेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम फिर आप एक स्प्लैश,
आप एक फ्लैश प्रोवाइड करते हैं उसको, ठीक है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं डिस्क्रीट वे में टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, जिस तरह से आपको मैनिपुलेशन करना है कि कितना गैस चैम्बर में आप गैस एक्यूमुलेट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ सॉलिड गैस और लिक्विड। ओके, फ्लैश पायरोलाइसिस, इंटरमीडिएट पायरोलाइसिस, स्लो पायरोलाइसिस एंड फास्ट पायरोलाइसिस, हमने क्या देखा। अब मैं आपसे बात करता हूँ, हमारे लिए हमने इतना किया क्यों। 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आप रेज कर रहे हो, आप एनर्जी तो यूज़ कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। अब जब अगर ऐसे में एंड प्रोडक्ट अच्छा ना मिले तो क्या हो जाएगा, सोचो। इतना किया क्यों हमने। मैं आपसे बात करता हूँ, सबसे पहले हमें क्या मिली, सिन गैस। सिन गैस अब मैं आपको बताता हूँ क्या होती है, सुनिए ध्यान से। सिन गैस का मतलब ये है कि सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस, आप सिंथेसिस, आपने सृजन कर दिया गैस का, आपने निर्माण कर दिया। क्या, कोई भी चीज़। अब अगर देखें आपके पास जो गैसेस हैं उसमें जो मेजर आपके पास कंबस्टिबल एस्पेक्ट है, उसके अलावा बहुत सारे नॉन कंबस्टिबल और इनर्ट चीज़ें भी इसमें मिली हुई हैं। अगर हम एयर की बात करते हैं तो इसमें कितने इनर्ट एस्पेक्ट अवेलेबल है, जो नॉन रिएक्टिव हैं, जो नॉन कंबस्टिबल प्रोसेस के साथ आगे एग्जिस्ट करती हैं। अगर हमें किसी गैस को बेस्ट गैस के तौर पर यूटिलाइज करना है एज अ फ्यूल, तो उसमें हम कौन सी गैसेस की तमन्ना करेंगे, हाई एनर्जी एफिशिएंट गैसेस। हम यही चाहेंगे ना, हे भगवान इसमें हाई एनर्जी एफिशिएंट गैसेस हों, और दूसरा, हे भगवान जितनी भी हो सारी कंबस्टिबल गैसेस हों। सो व्हेन वी नीड अ गैस जिसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं वो सारी कंबस्टिबल गैसेस हों और सारी की सारी हाई एनर्जी एफिशिएंट गैस हो, तो फिर वी नीड टू डिराइव सिन गैस। तो सपोज कीजिए यू हैव दैट वेस्ट, हीट टेम्परेचर, हीट ट्रीटमेंट, तो इस वेस्ट से अब क्या उत्पन्न होगा, गैसेस। पहली कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, नेक्स्ट हाइड्रोजन, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अब अगर आपको डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, प्लीज एकदम से पूछा जाए कि सिन गैस किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो मोस्टली ये बताया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। थोड़ा हाई लेवल पे पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन। और अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, चारों से मिलकर के बनती है सिन गैस। ऑल द फोर गैसेज आर हाईली एनर्जी एफिशिएंट गैसेज, ऑल द फोर गैसेज आर बेस्ट कंबस्टिबल गैसेज। नाउ वी हैव सिन गैस। अब आप ये सिन गैस को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। इसे आप सिन गैस जनरेटर में डालिए एंड नाउ यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसे आप सिन गैस के माध्यम से बाया बॉयलर, इसे बर्न करके बॉयलर में यूज़ करिए, देन क्रिएट द स्टीम एंड देन क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सिन गैस बॉयलर के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, सिन गैस जनरेटर्स के थ्रू आप टरबाइन भी रोटेट कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, आप सिन गैस का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड सिन गैस बहुत ईजी है, ईजी टू स्टोर, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ईजी टू कंट्रोल। इतना बड़ा वेस्ट, इस कमरे के बराबर 10 कमरों का वेस्ट है, तो क्या ही उसकी हीटिंग एफिशिएंसी होगी और क्या ही वो टेम्परेचर देगा। लेकिन सारे को अगर कन्वर्ट करके हम सिन गैस के सिलेंडर में भर लें और फिर वाया पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट करें या फिर वाया सिलेंडर ही ट्रक पे ले जाएं, क्या है, कुछ भी नहीं, एकदम ओके। और वो सारा का सारा है भी क्या, ना तो मॉइस्चर है अब इस सिन गैस में, ना कोई इनर्ट मटेरियल है, ना कोई इम्प्योरिटी है, सारी की सारी प्योर वर्जन ऑफ द फ्यूल। बर्न नहीं होगा बस, और कुछ नहीं होगा, लेकिन ढेरे में लगा के आग बैठे रहो, कुछ नहीं चलना है इसमें से। ओके, पहला तो ये। दूसरा आपने क्या अचीव किया, लिक्विड, जिसे हम क्या बायोफ्यूल के तौर पर जान रहे हैं। आज वर्ल्ड लेवल पर बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए पूरा वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, ऐसे में अर्बनाइजेशन रैम्पेंटली बढ़ रही है और अर्बनाइजेशन के दो इंपॉर्टेंट अंग हैं, एक इंडस्ट्री और एक ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और एनर्जी के सोर्सेज के तौर पर इस मॉडर्न वर्ल्ड ने सिर्फ और सिर्फ आज दिन तक क्रूड का ही बड़े लेवल पर यूज़ किया है। अगर आप क्रूड की बात करें तो इसे हम नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल मेथड ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी मानते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत है कि ये फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट है और ख़त्म ही नहीं होंगे। तेज़ी से जनसंख्या, अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता चला जा रहा है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे तो कोई अंकुश लगने नहीं वाला, लेकिन एनर्जी के सोर्सेज खत्म होते चले जा रहे हैं, डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमें वाइबल अल्टरनेटिव तो देखने होंगे जहाँ से वर्ड निकल करके आया रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आज की डेट में बायोफ्यूल्स।
आज अगर आप वर्ल्ड लेवल पर जाएँ तो बायो इथेनॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो बायोफ्यूल्स जो बनाए जाते हैं उसके लिए फ्रेश क्रॉप्स, फ्रेश एग्रीकल्चर, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनका यूज़ किया जाता है। ऐसे में आप फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ऐसे में आप बड़े लेवल पर जो भोजन किसी को मिल सकता है उसे ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वायबल मेथड नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में जब हम एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द क्रूड पढ़ाऊंगा, तो मैं बायोफ्यूल्स कितने स्टेजेस से ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बायोफ्यूल, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये सारा पढ़ाऊंगा, उसके डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, उसकी कॉस्ट, ये सारा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की डेट में एक बात तो पाई गई है कि अब आपको फ्रेश नहीं, आप लास्ट ग्रेड यानी कि वेस्ट से भी बायोफ्यूल जनरेट कर सकते हैं। और मैंने आपके सामने जनरेट करके बताया, जो ऑर्गेनिक वेस्ट बचा था हमने उससे फ्यूल बनाया। ये फ्यूल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये क्रांति होती है तो कुल मिलाकर के आज आप जो अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, उस अर्बनाइजेशन का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू है वेस्ट। वेस्ट जनरेट होना है, ये तो अटल सत्य है। उस वेस्ट से ही अगर आपकी एनर्जी डिराइव होने लग जाए तो कुल मिलाकर के आपका एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको उस लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगी। वेस्ट भी मैनेज हो गया, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी स्टेबल हो गई, क्रूड भी बर्न नहीं करने पड़ेंगे, तो आप इन माध्यम से फिर एक्सेस प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज के ऊपर, और रिसोर्सेज बेटर वे में डिस्ट्रीब्यूटेड भी होंगे लोगों के बीच में, फ्यूचर सिक्योरिटीज सेफ हो जाएंगी। ये सारे प्रोसेस है। बायोफ्यूल को आप अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस लिक्विड फ्यूल को जो पायरोलाइसिस के माध्यम से निकलता है, इसे आप बायोडीजल के तौर पे भी और इम्प्रोवाइज़ करें तो हो जाएगा यूज़। इसे आप इंजन ऑयल के तौर पर यूज़ करें अगर और इम्प्रोवाइज़ आप करते हैं। आज की डेट में आपकी मोटरसाइकिल है, कोई भी गाड़ी है, उसमें पिस्टन है, उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यू आर यूजिंग इंजन ऑयल। मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके घर में एक दरवाज़ा लगा है और दरवाजे का कुंडा फंसता है, उसमें सरसों का तेल लगाना वो भी फ्री हो जाएगा, उसमें डालडा लगा देना वो भी फ्री हो जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल से भी हम ये काम करवा सकते हैं, बस शर्त ये है कि वेजिटेबल ऑयल यानी कि सरसों का तेल और रिफाइंड भी तो बहुत महंगा है। अब उसे हम मुगलैल की तरह, जिसे पंजाबी में मुगलैल या फिर सीधे शब्दों में मोबिल ऑयल या फिर इंजन ऑयल कहते हैं, अगर उसे हम सरसों के तेलों को डालने लगे गाड़ियों में, लाभ क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्रूड का जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर पार्ट है वो हम इंजन ऑयल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में उसी की कीमत का ये सारा इतना प्रीशियस ऑयल सीड यूज़ करना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर कहीं इस तरह का फ्यूल उसको रिप्लेस कर सकता है तो ये बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि ये एज ए इंजन ऑयल, क्योंकि ये बन तो बायोफ्यूल से रहा है तो इसमें वो फैटनिंग कंसेप्ट, वो ल्यूब्रिकेशन, वो सब तो रहेगा, तो ये वही रोल प्ले करेगा जो रोल ऑलरेडी इंजन ऑयल प्ले कर रहा है। तो आज वर्ल्ड लेवल पर इसे यूज़ करने के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ये बहुत एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो कुल मिलाकर के ये मिला आपको। और थर्ड इंपॉर्टेंट आपके सामने चार है। अरे चार ही तो बना रहे थे सदियों से चारकोल, तो चारकोल का इस्तेमाल करो, लकड़ी का कोयला शादी विवाह जहाँ मर्जी, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट ईंटें बनानी है उसमें यूज़ करो। ये सारा चार इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। टार है आपके सामने, टार तो सड़कें बनाने, बिटुमिनस की लॉकिंग के लिए, उसकी सीलिंग के लिए यू ऑलवेज नीड अ टार, तो टार का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद इसमें से ये जो लेफ्ट ओवर मटेरियल है ये, इसमें अल्टीमेट कार्बन अभी भी मिक्स है, जिसे आप एक्टिवेटेड कार्बन की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर। आज वर्ल्ड लेवल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ये लेफ्ट ओवर सॉलिड फ्यूल जो है, इसे एक्टिवेटेड कार्बन के तौर पर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। इन सब के बावजूद भी, अब इन सब के बावजूद भी इस पायरोलाइसिस प्रोसेस से लिटरली जो वेस्ट, यानी कि जिसे आप ऐश हीप कह रहे हैं, जिसमें वो सारा मटेरियल जो पायरोलाइज हो ही नहीं सकता, ऐसा मटेरियल जो पैरालाइज नहीं हो सकता था, वो अब रेजिड्यू के तौर पर यूज़ हुआ है। उसके भी अगर आप केक्स बना देंगे, उसे भी कॉम्पैक्ट कर देंगे, तो वो रिफ्यूज डिराइव फ्यूल की तरह आगे जा करके बर्न हो जाएगा। आई बात समझ में? इस लेवल पे वो प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरह से सॉलिड, गैस और लिक्विड, हमने सॉलिड के मामले में हमने जब हम पैरालाइसिस की बात कर रहा हूँ, सॉलिड में हमने क्या क्या अचीव किया आपको पता लग गया, गैस में हमने सिन गैस अचीव किया आपको पता लग गया, लिक्विड में हमने क्या अचीव किया पता लग गया, तो ये हम अचीव कर रहे हैं अल्टीमेटली। ओके, दैट्स व्हाई दिस इंपॉर्टेंट। अब आती है बात गैसिफिकेशन की, कि गैसिफिकेशन टेक्निक क्या है। देखो, गैसिफिकेशन कुछ नहीं है। अगर हम बात करते हैं गैसिफिकेशन की, तो वो पैरालाइसिस से इसी मामले में अलग है कि एक तो वो 100% एनारोबिक नहीं है, यानी कि गैसिफिकेशन में एक तो हमारा एजेंडा लिक्विड एंड ऑयल लेना नहीं है, लिक्विड ऑयल और सॉलिड लेना नहीं है, हमें गैस चाहिए, हमें सिन गैस चाहिए, वी नीड सिन गैस। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं होता है, ये एनारोबिक कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन ये इंसिनरेशन और कंबशन की तरह पूरी तरह से ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं होता है, इसमें लिमिटेड रेगुलेटेड डोज ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है, ये एंडोथर्मिक नहीं है पैरालाइसिस की तरह। आई बात समझ में? क्लियर हो रही है बात?
एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत इजीली समझ आ जाता है पसीने से, या बर्फ़ के उस बर्फ़ का टुकड़ा रखते हो ना, बर्फ़ का टुकड़ा थोड़ी देर में पिघल जाता है ना। क्यों पिघल जाता है? जितनी उसकी सराउंडिंग में हीट थी उसने वो सारी हीट ले ली और इससे वो पिघल गया। तो ये क्या हो गया, कौन सा प्रोसेस हुआ? ये एंडोथर्मिक। ये कौन सा हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और अगर ये हीट दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। अगर ये हीट दे रहा है तो ये क्या होगा? एक्सोथर्मिक। जैसे कि वो जो कपूर का टुकड़ा